प्रिवेंशन के लिए और जिनको ऑलरेडी पीसीओएस है उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पीसीओएस कोई बीमारी नहीं है और इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। दिस इज जस्ट अ हार्मोनल इम्बैलेंस स्टेट। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर पॉलोमी डे, कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, रायपुर से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीसीओएस पे, जिसका मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो क्या होता है पीसीओएस? यूजुअली ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि हमारे यंग गर्ल्स में पाया जाता है। आजकल हमने देखा है कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि ज़्यादा समय तक एक जगह बैठ के काम करना या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज होना हमारे, या ज़्यादा मात्रा में जंक फूड लेना, ये हमारा कॉमनली देखा गया है आज के यंग जनरेशन के लाइफस्टाइल में, जिसके कारण से बॉडी में फैट की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। और इनमें मेल हार्मोन्स जो कि यूजुअली पुरुषों में पाया जाता है, जिसे हम एंड्रोजेंस बोलते हैं, ये हमारे महिलाओं की बॉडी में बढ़ जाती है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं की उत्पत्ति होती है, जैसे कि पीरियड्स टाइम पे ना आना और चेहरे पे पिंपल्स या एक्ने की समस्या, या फिर ज़्यादा मात्रा में चेहरे या हाथ पांव में बाल आना, जिसे कि हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं। और इसके आगे अगर डिस्कस किया जाए तो कई महिलाओं को इनफर्टिलिटी या निसंतानता की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब हमें क्या करना चाहिए पीसीओएस से के प्रिवेंशन के लिए, और जिनको ऑलरेडी पीसीओएस है उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पीसीओएस कोई बीमारी नहीं है और इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। दिस इज जस्ट अ हार्मोनल इम्बैलेंस स्टेट जो हमारे मोटापे के कारण होता है। मोटापा बढ़ा तो एंड्रोजेंस की लेवल बढ़ी, एंड्रोजेंस की लेवल बढ़ी तो हमारे पीरियड्स में प्रॉब्लम आया, हमारे स्किन में चेंजेस आए, हेयर फॉल हुआ, या फिर शरीर में विभिन्न जगहों पे जैसे कि चेहरे पे, हाथ में, पाँव में हमारे ज़्यादा मात्रा में बाल आए, और फिर इन एंड्रोजेंस के कारण वापस से वेट का और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण वापस एंड्रोजेंस की मात्रा बढ़ जाती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण बॉडी क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का जो खाना हम खाते हैं उसे फैट में कन्वर्ट करने लगता है। तो एक तरीके से एक साइकिल की तरह है कि वजन बढ़ा है, उसके कारण एंड्रोजेंस बढ़े, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण वापस और वजन बढ़ गया। तो अगर हमें इस साइकिल को ब्रेक करना है तो हमें सबसे पहले वजन घटाना पड़ेगा, जिसे हम वेट रिडक्शन बोलते हैं। कैसे? डाइट और एक्सरसाइज से। तो कमिंग टू डाइट का मतलब यूजुअली जो यंग कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं या यंग फीमेल्स होती हैं वो एकदम से खाना पीना बंद कर देती हैं और उसके कारण वीकनेस आ जाता है। तो हमें एक डाइटिशियन के पास जाके एक प्रॉपर कैलोरी काउंटिंग करके हमारे बॉडी वेट और हाइट के हिसाब से हमें एक डाइट चार्ट प्रिपेयर करके उसे फॉलो करना चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज अपनी लाइफस्टाइल में बहुत रेगुलरली इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, जैसे कि 45 मिनट्स वॉकिंग हो गया या ट्रेडमिल हो गया, जिस भी फॉर्म का एक्सरसाइज आप करना चाहें, बीट इन द फॉर्म ऑफ योगा, वॉकिंग या जिमिंग, या जो वर्कआउट्स घर पे फ्री हैंड वर्कआउट्स होते हैं जो कि आप रेगुलरली फॉलो कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि जिम में जाके ही हमें जिम करना है या वॉकिंग करना है, जो आपके लाइफस्टाइल में इजीली इनकॉर्पोरेट हो सके और जिसे हम रेगुलरली फॉलो कर सके, उस टाइप का कोई भी एक एक्टिविटी हमें करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि हमें मैक्सिमम महिलाएं, यंग फीमेल्स शादी के बाद ये प्रॉब्लम लेके आती है कि डॉक्टर हमारा पीरियड शादी के पहले नॉर्मल था और अब शादी के बाद एकदम से अब रेगुलर नहीं आ रहा है, 2 महीने में एक बार आता है, 3 महीने में एक बार आता है। तो ऐसा क्यों? बिकॉज यूजुअली फीमेल्स टेंड टू गेन वेट आफ्टर मैरिज, बिकॉज उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अपने आप से सेल्फ केयर से वो हट जाता है, एंड बहुत सारा फंक्शंस वगैरह अटेंड करके इमीडिएट पोस्ट मैरिज दे गेन अ लॉट ऑफ वेट। तो अगर आप सिग्निफिकेंट वेट गेन, जैसे 7-8 किलो आपने गेन कर लिया है, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, जो पीरियड्स में फ्लो होता है वो कम हो गया है, और इस टाइम पे आपको सतर्क हो जाना है कि नहीं, दिस इज द टाइम आई हैव टू टेक द कॉल। दूसरा चीज़ है, नेक्स्ट होता है कि पेशेंट्स इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं, मतलब हमारी प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या होता है, ओवरी में एंड्रोजेंस की मात्रा या मेल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, और हमारे यूजुअली ओवेरियन साइकिल में क्या होता है, हमारे ब्रेन से कुछ हार्मोन्स निकलती है जो हमारे ओवरी में उसको स्टिमुलेट करके उसमें अंडे की उत्पत्ति के लिए हेल्प करती है।
तो अब जब इन ब्रेन के हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो रहा है पीसीओएस में, जैसे कि एलएच नाम का हार्मोन है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, तो वो क्या करता है, नंबर ऑफ एग्स को बढ़ा देता है, बट जो एग का साइज जो यूजुअली रेगुलर डे 1 ऑफ पीरियड से डे 14 ऑफ पीरियड्स तक बढ़ना चाहिए, वो साइज हमारा एडिक्वेटली नहीं बढ़ पाता है। यूजुअली एक नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्रेन से कुछ हार्मोन्स निकलती है, जैसे कि एफएसएच और एलएच नाम के हार्मोन्स, जो कि हमारे ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं अंडा बनाने के लिए। अब क्या होता है, पीरियड्स के डे 1 पे धीरे धीरे एफएसएच हार्मोन के मात्रा में इंक्रीज होता है, और फॉलिकल्स यानी कि जो पानी के बुलबुले, जिसके अंडाशय में जो पानी के बुलबुले हैं जिसे हम फॉलिकल्स बोलते हैं, उनके अंदर अंडे रहते हैं या एग्स रहते हैं। ये फॉलिकल साइज में बढ़ना शुरू करते हैं और 14 to 16 डे के बीच में ये अंडाशय से फूट के बाहर निकल आते हैं। ये अंडाशय से निकलने के बाद ये ट्यूब्स में पहुंचते हैं, जहां अगर इन्हें स्पर्म्स मिलता है तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन करके प्रेगनेंसी हो जाती है, और अगर उन्हें स्पर्म्स नहीं मिलता है उस टाइम पे, तो ये साइकिल 15 डेज बाद वापस से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है। अब अगर पेशेंट को पीसीओएस है तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस स्टेट है उसके कारण एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन जो ब्रेन से निकलती है उनके रेशियो में चेंजेस आ जाते हैं और एलएच हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो अंडाशय में हर महीने एक अंडा साइज में रेगुलरिटी से बड़ा हो रहा है 14 to 16 डे के बीच, और अंडाशय से अंडा रिलीज हो रहा है, वो नेचुरली नहीं हो पाता है। इसके बदले में बहुत सारे अंडे एक साथ ग्रो करने लगते हैं, बट जो अल्टीमेट अचीविंग गोल है जो कि 18 to 20 मिलीमीटर डायमीटर का अंडा बन जाना चाहिए फूटने से पहले, वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण अंडा रिलीज नहीं हो पाता है ओवरी से और वो स्पर्म से मीट नहीं कर पाता, और इसी की वजह से प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली हमें ये जो पीसीओएस का साइकिल है उसे हमें तोड़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट रिडक्शन से, दूसरा दोज पीपल हु ऑलरेडी हैव पीसीओएस और उनको प्रेगनेंसी प्लान करना है। हम विभिन्न तरीके के इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में जा सकते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में हम कर सकते हैं कि हमारे जो मेन प्रॉब्लम है कि अंडे की साइज में ग्रोथ नहीं होता है, उसके लिए हम कुछ टैबलेट्स जैसे कि लेट्रोजोल या क्लोमिफिन यूज़ कर सकते हैं, साथ में इंजेक्शंस यूज़ कर सकते हैं अगर टैबलेट से हमारे रिस्पॉन्स ठीक से नहीं आ रहा। तो इसमें पेशेंट्स को एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना ये है कि अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन की दवाई देते हैं, तो साथ में आपको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग मतलब अंडे के साइज़ का मॉनिटरिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम टैबलेट्स दे रहे हैं और हम मॉनिटरिंग के लिए नहीं जाते हैं तो हमें ये नहीं पता पड़ेगा कि वेदर तो ओवरीज आर रिस्पॉन्डिंग टू द मेडिकेशंस और नॉट। अगर टैबलेट से रिस्पॉन्स आपकी ओवरीज नहीं दे रहे हैं तो हमें इंजेक्शंस पे स्विच करना पड़ेगा, और अगर इंजेक्शंस और टैबलेट्स लेने के बाद नेचुरली भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा तो हमें फर्दर एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, जैसे कि है आईयूआई या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में हम पेशेंट को टैबलेट्स या इंजेक्शंस देके ओवरी से अंडे रिलीज कराने के प्रोसेस को करते हैं। फॉलोड में जब एग रिलीज होने वाला रहता है उस टाइम हस्बैंड के स्पर्म को वी प्रोसेस इट एंड टेक आउट द गुड स्पर्म्स सेपरेटली, और उसको एक कैथेटर के माध्यम से हम पेशेंट के यूट्रस में स्पर्म्स को डालते हैं। तो इसका सक्सेस रेट होता है 10 to 15%। मतलब अगर 100 महिलाओं को हम ये ट्रीटमेंट करें तो इसमें 10 to 15% महिलाओं को प्रेगनेंसी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसी ट्रीटमेंट को करते 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 अपना समय बर्बाद करते रहें। अगर हमारा मैक्सिमम 3 से 4 साइकिल के आईयूआई में हमारा प्रेगनेंसी नहीं आता है, देन वी शुड गो फॉर अ नेक्स्ट ऑप्शन, जिसे कि आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी की पद्धति बोली जाती है। आईवीएफ में हम क्या करते हैं, जैसे कि आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे कि सीमेन को हम सेपरेटली प्रोसेस करते हैं बॉडी से बाहर, और एक छोटा सा नीडल बॉडी में डाल के अंडर एनेस्थीसिया फीमेल की बॉडी से हम एग्स को बाहर कलेक्ट कर लेते हैं, और बाहर हम अपने लेबोरेटरी में अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस हम इस स्पर्म और एग को मिलाते हैं और भ्रूण बनाते हैं। अब उसके बाद जब वो भ्रूण ग्रो करने लगता है तो हम उसे वापस यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। तो इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी की पद्धति बोलते हैं, और इसमें सक्सेस रेट है 50 to 55%। इसके अलावा अगर कुछ पेशेंट्स का ये डाउट रहता है कि डॉक्टर अगर हम लैप्रोस्कोपी करें तो लैप्रोस्कोपी का बेसिकली तभी रोल आता है जब पेशेंट सर्टेन क्राइटेरियाज पे खरा उतरता है। हर पीसीओएस पेशेंट को लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो पेशेंट पीसीओएस है लेकिन वो पतला है, लीन पीसीओएस इज अ टाइप ऑफ पीसीओएस जो कि सिर्फ 20% जनता में पाई जाती है, मतलब उनमें मोटापे के कारण पीसीओएस नहीं होता है, दे आर
जेनेटिकली पीसीओएस या उनके अंदर जो मेल हॉर्मोन्स है वो ज़्यादा है शुरू से, बट दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ देयर फैट कंटेंट। तो उन पेशेंट्स के लिए जो कि पतले पेशेंट्स हैं बट फिर भी उनको पीसीओएस है, या फिर जिनका AMH लेवल बहुत ज़्यादा है या LH की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट्स में हम लैप्रोस्कोपिकली ओवरीज पे करंट देके हम स्मॉल करंट से हम ओवरी के में 3 से 4 जगह बर्न करते हैं, जिसके कारण ये जो एंड्रोजन लेवल्स हैं या मेल हॉर्मोन्स हैं और LH के लेवल से ये थोड़ा सा डिक्रीज होते हैं, और जिसके कारण ओव्यूलेशन रेट या अंडा रिलीज होने का रेट आपका बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी रेट बढ़ जाता है। हर साल सितंबर के महीने को हम PCOS अवेयरनेस मंथ के रूप में मानते हैं, बिकॉज हमने देखा है कि आजकल जो PCOS है बहुत कॉमनली पाया जा रहा है यंग एज ग्रुप्स में, और इसीलिए हमने वीडियो बनाया है आप सभी के लिए, एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।